स्वागत आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ बिशन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोटद्वार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोटद्वार कोर्ट ने इस हत्याकांड में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया है। तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो वहीं साथ ही तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है कि हमको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इनको आजीवन कारावास हुई है। इनको जो इनके द्वारा कृत्य किए गए थे, आपराधिक कृत्य किया गया था, इसमें इनको सजा मिल गई। समस्त टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है नहीं। और जो साक्ष्य हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा रखे गए थे वो पूरी तरीके से साबित हुए हैं माननीय न्यायालय में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना की बहादुरी और समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने सैनिकों को नमन करते हुए उनके साहस को प्रेरणा का स्रोत बताया। में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत और पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में भी 25% की छूट भी हमें प्रदान की जा रही है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के शहीदों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवन गाथा के रूप में स्थापित होगा। देहरादून शहर को अब अपना पहला योग पार्क मिलने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ये पार्क नगर निगम की तरफ से केदारपुरम में बनाया जा रहा है। यहां लोगों को योगा करने, बैठने और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पार्क में शौचालय और ओपन जिम स्पेस की सुविधा भी यहां पर दी गई है। योग दिवस से पहले लोकार्पण की तैयारियां। हिंदी पत्रकारिता का भारत के इतिहास को संवारने में खास योगदान और स्थान रहा है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। पत्रकार समाज को अब आईना दिखाने का काम करते हैं और इन्हीं पत्रकारों और उनकी सच्ची पत्रकारिता का सम्मान करने और उनके निडरता, उनके निष्पक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारिता दिवस की बधाई दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सशक्त लेखनी और प्रभावशाली माध्यमों के जरिए समाज को जागरूक करने वाले समस्त पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक पत्रकारिता ने देश में जन जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तराखंड की बेटी नव्या पांडे ने देश का नाम रोशन करते हुए इतिहास रच दिया है। हल्द्वानी की नव्या पांडे ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित 9वीं एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को गोल्ड दिलाया है। इस ऐतिहासिक जीत से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ गई है। नव्या की इस उपलब्धि पर सीएम धामी ने उन्हें फोन पर बधाई दी है। उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने नव्या से शीघ्र ही मुलाकात करने की बात की है। बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है, इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा तो पूरा दिन बन गया सर आपसे बात कर सर। चलिए, बहुत अच्छा। अभी वापस लौट गई कि अभी वहीं है? हाँ जी सर, मैं बस हल्द्वानी आ गई हूँ सर, कल ही पहुंची। अरे चलो ठीक है, फिर किसी दिन मैं उधर हल्द्वानी आता हूँ या नैनीताल आता हूँ तो मुलाकात करेंगे, ठीक है? भेंट करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आपने नौकरी दी है मेरे को दरोगा पर। चलो, मैं बहुत अच्छा। घर में माता पिताजी को भी मेरी शुभकामना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत
देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को हर वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जगह जगह सम्मान दिया जाता है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पत्रकारों को बुलाया और मौके पर पत्रकारों को माला पहनाई और सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर राज्य के सभी पत्रकारों को बधाई शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से पत्रकार, जिसको हम मीडिया भी बोलते हैं, पत्रकारिता मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और आज जिस प्रकार से पत्रकारिता में एक जागरूकता है और स्वाभाविक रूप से, जैसे मैंने कहा कि चौथा स्तंभ है, हर स्तंभ का अपना महत्व है, तो पत्रकारिता का भी अपना एक महत्व है। और सरकार की अच्छी चीज़ भी और उसके लिए कोई और चीज़ भी हो, उसके लिए भी पत्रकार एक दर्पण का काम करता है और समाज में एक आईना दिखाने का काम करता है। और सामाजिक मूल्यों की मैं बात करूं तो पत्रकार अहम भूमिका अदा करता है। तो मैं इस शुभ दिन पे तमाम पत्रकार साथियों को मैं बहुत बधाई दे रहा हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बच्चे मौजूद रहे। यहां पहुंचकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए और साथ ही आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर और आसपास की घाटी में फैले हिमालयी सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। शुभकामनाएं, आशीर्वाद, स्वागत और दिल्ली कालका। साल 2016 में भूचाल लाने वाले चर्चित दल बदल प्रकरण और इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में अब सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस बहुचर्चित मामले की जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई ने दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों और अन्य संबंधित नेताओं को समन भेजना शुरू कर दिया है। सूत्रों के माने तो अब अलग अलग तारीख पर सबको तलब किया गया है और इसको लेकर अब कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का ये कहना है कि सीबीआई केस का जिन्न की तरह बोतल से बाहर आ जाना मतलब हरदा की न्याय यात्रा निशाने पर है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव तक कुछ न कुछ वे करते रहेंगे ताकि हरीश रावत अपनी क्षेत्र में सक्रिय न रह सके। सुनवाते हैं गरिमा दसोनी का क्या कुछ कहना है। ये बोतल में से जिन की तरह बाहर आता रहेगा मामला जब जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्राएं हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाईकमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए फिर से उन्होंने बोतल से जिन निकाल दिया सीबीआई जांच का। और कुछ ना कुछ वो अब चुनाव तक लगातार इसमें करते रहेंगे ताकि हरीश रावत जी की जो एनर्जी है वो इस सीबीआई केस में लग जाए और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय न रह सके, जिससे कि भाजपा को चुनाव में नुकसान ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं रावत जी जब जब सक्रिय होते हैं तब तब आपको सीबीआई केस जिन की तरह बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कितना खौफ और डर और भय हरीश रावत जी का भाजपा के दिल में है, ये इससे साफ परिलक्षित होता है। ये बोतल वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से सभी प्रदेशों के वक्फ कर्मचारियों को अब नए बिल के बारे में दिल्ली में ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि नए वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब कर्मचारियों को दिल्ली में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कर्मचारियों को वक्फ से संबंधित सभी जानकारियां दी जाएंगी और उसमें यह भी बताया जाएगा कि संपत्ति कहाँ कहाँ और क्या उनका उपयोग है और वो सब डिजिटल तरीके से अपडेट कैसे होगा और करना होगा। अब हर कोई घर बैठे ये पता लगा पाएगा कि कौन सी वक्फ संपत्ति पर वर्तमान में आखिर स्टेटस क्या है। ऐसे ही तमाम चीज़ों को लेकर ट्रेनिंग अहम है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम उम्मीद कहते हैं, उसके आने के बाद
लगातार उसके जजमेंट का इंतज़ार हो रहा है और इस बीच सरकार अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से अंजाम दे रही है। वक्फ कर्मचारियों को, वक्फ अधिकारियों को लगातार दिल्ली बुलाया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है कि वक्फ जो नया वक्फ एक्ट आएगा उसके हिसाब से कैसे काम किया जाएगा, कैसे पारदर्शिता आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उनकी समझ में काम करने का नया तरीका आ जाता है, इस तरह से सरकार हमारी चाहती है कि इस तरह से आगे काम करना है। तो तमाम जो सर्वे हैं, सरकार अब सर्वे करा रही हैं और ज़मीनी स्तर पर तमाम अधिकारियों को ये कहा जा चुका है कि सारे जो एग्जैक्ट पोजीशन है लैंड्स के ऊपर उसके बारे में इत्तला करें, तो एक दूसरे को इससे क्रॉस भी हो सकेंगे कि जो वक्फ बोर्ड कह रहा है, जो सरकार कह रही है, उसमें कहीं कुछ भिन्नताएं तो नहीं हैं, दोनों में समानताएं हैं कि नहीं है। अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्वारब के पास बने डेंजर जोन को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार ने 86 करोड़ का बजट स्वीकृत किया। इसके तहत अब 17.14 करोड़ की लागत से सोयाल नदी तल से सुरक्षा और निर्माण कार्य गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। इस शिकायत पर NH के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया और दीवार के निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही निर्माण एजेंसी को अब कार्य पर लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। गुणवत्ता को लेकर सवाल नहीं, उन्होंने एक गलती कर दी थी जिसको हमने तोड़वा दिया है, उसके बाद सही कर दिया गया उस जगह को। और वैसे हमारी और जगह जहाँ पे काम चला गुणवत्ता से चल रहा है। इसमें हमें गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा किसी भी हालत में। हमारे AEJ हमेशा ड्यूटी रहते हैं यहाँ पे वर्किंग के समय। एक्शन साहब भी बार बार यहाँ का दौरा करते रहते हैं, अपने क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। जो उस लागत से हमारी बन रही है उसमें कुछ हमारे टेंडर कॉस्ट 8 करोड़ करीबन का, उससे बन के तैयार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान देश प्रेमियों ने हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति नारों के साथ तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली है। यात्रा में बीजेपी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर देश के वीर जवानों के बलिदान को नमन किया। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। ये शौर्य सम्मान यात्रा हमारे जो वीर सैनिक हैं और जो इन्होंने जो अटैक हुआ था उसके माध्यम से पाकिस्तान जाके जो अटैक किया, उन्हें हम सब लोग जो भी कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान करते हुए पूरे मंडल में, पहले लोकसभा में थी, विधानसभा, फिर मंडल स्तर पे कार्यक्रम चल रहे हैं और ये भारत के सम्मान के लिए है। वीर सैनिकों किस प्रकार से जो हमारे देश के वीर सैनिकों, जो हमारे शौर्य और जिन्होंने अपनी ताकत का जिस तरह से परिचय देते हुए, अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले जब पहलगाम में जो पाकिस्तान के कुछ हल्ले जो आतंकवादी थे, जिन्होंने बहुत ही घिनौनी हरकत करते हुए जो हमारे देश के आम नागरिकों पर वार किया था, उसके बदले में हमारे जो देश के ऊर्जावान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से आतंकवाद का खात्मा किया, उसी के निमित्त हम लोग अपनी जो देश की वीर सेना है उनके शौर्य को सम्मान देते हुए पूरे देश भर में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सूरज झील के पास घूमने आए दो पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस को सूचना मिली कि दो गाड़ियों के आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई है और टक्कर को लेकर मौके पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर घटना के संबंध में जानकारी मिली कि एक स्कॉर्पियो वाहन और वर्ना कार के आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। इसमें एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष के ऊपर पत्थरों से हमला करने और दूसरे पक्ष के चालक की तरफ से एक व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल दोनों पक्षों के 9 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हिरासत में उन्हें लिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर है हरिद्वार से। बात अगर की जाए तो हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर रानीपुर झाल के पास एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक पलट गया, जिसमें टेम्पो में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों को चोट आई है। गनीमत ये रही कि दुर्घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भेजा है। और SP सिटी ने टेम्पो ट्रैवलर पलटने का कारण ओवर स्पीडिंग बताया।
घायल हुए उनको भुवनानंद निकेतन हॉस्पिटल तत्काल पुलिस द्वारा भिजवाया गया है और जो है वर्तमान में यातायात सामान्य है। टोटल इसमें लगभग सभी को थोड़ी थोड़ी चोटें हैं। एक पे थोड़ा ज़्यादा सिर में चोट है एक व्यक्ति के, उसका CT स्कैन वगैरह कराया जा रहा है। सभी घायल जो है वैसे सुरक्षित। ओवर स्पीड इसका प्रथम दृष्टया है क्योंकि वहाँ पर कर्व है, इसलिए ओवर स्पीड के कारण ये संभवतः पलटा होगा। इसमें जो घायल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थ और अवैध शराब आदि तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला आरोपी को 1.6 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ पकड़ा है। पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना का एक और मरीज सामने आ चुका है। इसके बाद अब मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इसमें से 5 मरीज बाहरी राज्यों के हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान के मरीज भी इसमें शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 2 मरीज ही एक्टिव हैं। इसमें से एक मरीज मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि दूसरा मरीज जो है वो घर में आइसोलेटेड है। तो स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। साथ ही मास्क पहनें, हाथों को धोएं, शारीरिक दूरी जैसे कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन किया जाए, यह सलाह दी गई। राज्य की 30 से अधिक दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। तो वहीं कई कंपनियों की दवाइयों की गुणवत्ता मानकों में सही नहीं पाई गई। CDSCO ने अप्रैल महीने में देश भर से लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट जारी की थी। उत्तराखंड में हरिद्वार, सेलाकुई, काशीपुर, पंतनगर, रुड़की में 250 से अधिक फार्मा कंपनियों में दवाइयाँ बनती हैं। देश में दवाइयाँ के कुल विनिर्माण में बात अगर करें तो 20% उत्तराखंड में होता है। केंद्र सरकार की ओर से दवाइयों की गुणवत्ता के लिए हर महीने देश भर से फार्मा कंपनियों से सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं। जिन दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए हैं उनके उत्पादन पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी। हर साल बारिश शुरू होते ही राजधानी देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती नजर आती है। बारिश में शहर के कई इलाके पानी पानी हो जाते हैं। तो वहीं आश्वासन जरूर मिलता है कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होगा, लेकिन धरातल पर ऐसा नजर नहीं आता। ऐसे में एक बार हफ्ते पहले बात अगर की जाए तो मानसून आने की संभावना इस बार जताई गई है। एक हफ्ता पहले मानसून आ जाएगा। इसे देखते हुए नगर निगम भी अपने स्तर की कार्य कर रहा है। इसे लेकर मेयर का यह कहना है कि देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। इसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, जब जाकर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा। तो पूरे देहरादून का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने का सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसका कि जो लगभग 4000 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला है। मतलब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे तब जाके देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। पर नगर निगम जो है सीमित संसाधनों के साथ हम छोटी अपनी जो नालियाँ हैं वो हम साफ़ कर रहे हैं, उनको गहरी भी कर रहे हैं, नदियाँ साफ़ कर रहे हैं। नदियों में जो गाद है, कीचड़ है, उसको हम लगातार साफ़ करवा रहे हैं और नालियाँ गहरी बनवा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नई नालियों का निर्माण करके थोड़ा सा हम जो है ड्रेनेज सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रिंस चौक पर मैंने कहा है कि अगर उसमें कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा निगम को भी देना पड़ता है तो निगम देने को तैयार है। उसमें से अंडरग्राउंड नाली बना के और उसको आगे खाले में ताकि जोड़ के, ताकि जो वहाँ पे जल भराव होता है वो उसके समस्या का समाधान हो सके। तो ऋषिकेश से एक मामला सामने आया है जिसमें गंगा किनारे स्थित 40,000 वोल्ट की हाई टेंशन विद्युत लाइन के पास बहुमंजिला निर्माण कार्य जोरों पर है। यदि इन फ्लैटों को किसी को बेचा जाए या किराए पर दिया जाता है तो उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हाई टेंशन लाइनों के पास इस तरीके के निर्माण कार्य न केवल विद्युत सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकते हैं, बल्कि इससे आसपास के लोगों की जान दांव पर लग सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और प्रशासन इस गंभीर खतरे पर क्यों चुप्पी साधे है। पेट्रोल की लाइन के जो नीचे हैं इस तरह के 2 प्रकरण जो है वो संज्ञान में आए हैं कि वो
विद्युत लाइन के ठीक नीचे जो है मानकों का उल्लंघन करके कार्य कर रहे हैं। तो इसमें रिपोर्ट मंगाई गई है, देन इसके अकॉर्डिंग जो भी फिर आगे कार्रवाई होगी, चाहे वो हमें फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंधों में करनी पड़े या फिर एमडीडी की रूलिंग्स के अंतर्गत करनी पड़े तो की कि पिटकुल की लाइन के जो नीचे हैं इस तरह के 2 प्रकरण। रेल संरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाल कुआं हल्दी रोड रेल खंड का अब अंतर रेलवे संरक्षा ऑडिट मेट्रो रेलवे कोलकाता की संरक्षा ऑडिट टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। मेट्रो रेलवे की संरक्षा ऑडिट टीम में प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी के साथ आई मेट्रो रेलवे की संरक्षा ऑडिट टीम ने रिले रूम और कोचिंग डिपो का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी ने इज्जत नगर मंडल की तरफ से संरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में इज्जत नगर मंडल की तरफ से अपनाए जा रहे प्रयासों पर संतुष्टि व्यक्त की है। इज्जत नगर मंडल की ओर से अपर मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, शाखा अधिकारियों सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भारत में प्रत्येक साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग समय से पहले ही काल के गाल में समा जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से राजधानी देहरादून में रैली का आयोजन किया गया, तो वहीं रैली में काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राज्यसभा सदस्य ने राजपुर रोड के विधायक खजान दास और कैंट क्षेत्र की विधायक के साथ हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इससे पहले लैंडस्टोन चौक स्थित दून लाइब्रेरी में सड़क दुर्घटनाओं के कारण और इन्हें रोकने के लिए परिचर्चा भी आयोजित की गई। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की मौत होती है, इसलिए आवश्यक है कि इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लोग यातायात नियमों का पालन करें। रैली निकाली जा रही है, उससे पहले जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचा करके एक उल्लेखनीय अनुकरणीय कार्य किया है, उनको सम्मानित करने का भी एक अच्छा काम विभाग के द्वारा इसमें हुआ है। और जागरूकता रैली के माध्यम से सारे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है कि जो यातायात के नियम हैं सब उसका पालन करें, ओवर स्पीड न करें, नशा करके न चलाएं, ओवरलोडिंग न करें, रेड लाइट का ध्यान रखें, यातायात के जितने नियम हैं उनका पालन करें, हेलमेट लगाएं, बच्चे भी हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट बांधें। इन सब के लिए जो जागरूकता करने की आवश्यकता है, उसके लिए इस कार्यक्रम के बाद आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और जागरूकता रैली भी निकाली। हरिद्वार में अतिक्रमण करने वालों को भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और 82 पुलिस एक्ट के तहत चालान भी किए गए हैं। आपको बता दें कि बीती देर रात पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार शिव मूर्ति से हर की पौड़ी क्षेत्र तक अतिक्रमण किए गए स्थान को चिन्हित कर कुछ अतिक्रमण को तत्काल हटाया और कुछ अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देकर समय अवधि के भीतर अतिक्रमण को हटाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए। इसके चलते कई जगह पर पुलिस प्रशासन को व्यापारियों से जूझना पड़ा है। आपको हम बता दें कि इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, इसे लेकर हरिद्वार में भी भारी संख्या में यात्रा जो है वो करने के लिए यात्री आए हुए हैं। बड़ी संख्या में यात्रा के दबाव को देखते हुए जहां सड़क किनारे अतिक्रमण हो रखा था वहां पर उसे हटाया गया। हरिद्वार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में स्वतंत्रता सेनानी और उनके उत्तराधिकारी परिवार समिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित उप जिलाधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों की तरफ से जो भी समस्याएं बताई गई हैं उन समस्याओं को तत्परता से निराकरण करना सुनिश्चित है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।